नमस्कार, नवतेज टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हमेशा यादव। चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी करेंगे कैबिनेट मीटिंग की अध्यक्षता। रात 8 बजे केंद्रीय परिषद की बैठक में भी होंगे शामिल। लोकसभा से पहले अहम मुद्दों पर हो रही है प्लानिंग। टनल में फंसे मजदूरों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। रेस्क्यू टीमें रेड होल माइनिंग और सुरंग के ऊपर से कर रही वर्टिकल ड्रिलिंग। सीएम धामी बोले सुरंग से जल्द बाहर आएंगे मजदूर। यूपी विधानमंडल का 4 दिवसीय सत्र आज से शुरू। विधायकों पर लगेंगी कुछ पाबंदियां। मोबाइल फोन और पोस्टर बैनर भी नहीं ले जा पाएंगे विधायक। विपक्ष को नए नियमों पर ऐतराज। सीएम योगी बोले विपक्ष के सवालों के जवाब सरकार देने को तैयार। वाराणसी कोर्ट में एएसआई सौंप सकती है ज्ञानव्यापी सर्वे की रिपोर्ट। 17 नवंबर के बाद एएसआई ने रिपोर्ट सौंपने के लिए मांगा था 10 दिन का समय। आज सौंपी जा सकती है सर्वेक्षण की रिपोर्ट। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में हल्की बारिश के बावजूद एक्यूआई लेवल में नहीं हुआ सुधार। दिल्ली का एक्यूआई अब भी 400 के पार। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। कुशीनगर के जनपद के विष्णुपुरा थाना क्षेत्र में बांसी मेले का आयोजन किया गया, जिसमें बांसी मेले में हजारों श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम और कुश्ती का आयोजन किया गया, जिसमें बलिया, पटना, गोरखपुर, कुशीनगर और बिहार से भी पहलवान मौजूद रहे। कुल 20 जोड़ी पहलवानों ने अपना दमखम दिखाया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सुनील गौड़, भाजपा नेता नवीन ओझा, नूर आलम अंसारी प्रधान रहे। सभी विजेता पहलवानों का मुख्य अतिथियों के द्वारा स्वागत किया गया और साथ ही पुरस्कार भी दिया गया। इस दौरान सुनील कुमार गौड़ ने कहा कि महिला पहलवानों ने अपना साहस दिखाया। उत्तर प्रदेश के कासगंज जनपद में देव दिवाली के पर्व पर मंदिर और तीर्थ नगरी के घाटों पर श्रद्धालुओं ने दीप प्रज्वलित कर देव दिवाली मनाई। कासगंज शहर में मां चामुंडा मंदिर और सोरो तीर्थ नगरी के घाटों पर श्रद्धालुओं विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और बजरंग दल, ब्राह्मण कल्याण सभा आदि संगठनों ने दीप जलाकर दिवाली मनाई। सोरो शुक्र क्षेत्र के मानस मंदिर, गोस्वामी तुलसीदास घाट, वराहा घाट, 5 छतरी वाले घाट आदि पर 11,000 से ज्यादा दीपक जलाए गए। आज कार्तिक मास पूर्णिमा देव दीपावली के पावन अवसर पर 5100 दीपक ब्राह्मण कल्याण सभा के तत्वाधान में भगवान वराह मंदिर प्रांगण पर दीपोत्सव मनाया गया। प्रेमियों ने देवोत्सव के लिए भव्य रूप से मनाया। एटा जनपद में रोडवेज बस में आग लग गई। आग लगते ही अफरा तफरी का माहौल हो गया और बस में ड्राइवर, कंडक्टर और आधा दर्जन सवारियों ने बस से कूदकर अपनी जान बचाई। आग लगने की सूचना अग्निशमन विभाग और थाना वागड़ को दी गई। सूचना मिलते ही फायर सर्विस के प्रभारी केतन कुमार समेत फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस दौरान बस ड्राइवर, कंडक्टर मौके से फरार हो गए। अग्निशमन विभाग के प्रभारी ने बताया कि बस में आग लगने की सूचना मिलने पर तुरंत मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया गया। किसी भी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ की कोतवाली बन्ना देवी क्षेत्र में स्थित श्रीजी इंडस्ट्रीज में एक मजदूर की आग में जिंदा जलकर संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। मौत की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे मृतक के परिजनों ने फैक्ट्री मालिक पर अपने बेटे को जिंदा जलाकर हत्या का आरोप लगाया और कार्रवाई की मांग की। वहीं पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया। साथ ही परिजनों की तहरीर पर फैक्ट्री मालिक से घटना की जानकारी लेकर मामले की जांच में जुटी। मृतक के भाई ने बताया कि फैक्ट्री में काम करते समय उसका भाई आग में झुलस गया। इसके बाद फैक्ट्री मालिक के द्वारा जिंदा जलने की सूचना उनको दिए बगैर उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया था। साथ ही मृतक के परिजनों ने फैक्ट्री मालिक के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की है।
ये कारखाने गया था सुबह, ब्राइट प्लांट में काम करता था और हमें ये नहीं पता था कि कैसे क्या हो गया, पर ये है कि इन्होंने मारा, हमें तो यही पता है। कहाँ पर कारखाना है? गूलर रोड पे गोला रोड पर। किसका है कारखाना? श्री जी इंडस्ट्रीज नाम करके है, अच्छा, तो ये क्या कारखाना जो है किस चीज़ का है? ब्राइट प्लांट का। ब्राइड का। तो आपको क्या इत्तला मिली थी? हमें तो फ़ोन किया था एक कारीगर ने कि आपका ऐसे दरवाजे लड़के की जल गया है लड़का, देख जा। हाँ देख जाइए। तो वरुण हॉस्पिटल में, और वरुण हॉस्पिटल गए जब तक तो वो ख़त्म हो गया था, मतलब मर गया था तब तक। अच्छा, तो मौके पे पुलिस आई थी क्या? मौके के पुलिस तो बुलाई थी वो तो, आपने पुलिस को लाई? एक हमने 112 नंबर कॉल किया था, पर उससे पहले पुलिस दूसरी पार्टी ने बुला ली, दूसरी पार्टी ने बुला ली थी। तो क्या आपने देखा अपने भाई को अभी तक? अभी तो नहीं देखा, अभी नहीं दिखाया, आपको देखने नहीं दिया? नहीं देखने दिया। डिग्गी बंद थी ना। आपके भाई को बता रहे कि मुर्गी के दौरे वोरे पड़ते थे? ना कुछ नहीं पढ़ते थे, ये सब झूठ है। किसी तरह कोई बीमारी? कोई कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी गतिविधियां तेज कर दी है। कोई गठबंधन के साथ तो कोई अकेले चुनावी मैदान में उतरने की प्लानिंग कर रहा है। हर प्रकार से सत्ता में आने का प्रयास कर रही है। हालांकि चुनाव की तस्वीर अभी भी साफ नहीं हुई है, लेकिन संभावित प्रत्याशी अपने तरीके से अपनी चुनावी जमीन तलाशने में लगे हैं। इसी क्रम में लोकसभा क्षेत्र डुमरियागंज से पीस पार्टी के संभावित प्रत्याशी नौशाद आजम खान से चुनाव को लेकर नवतेज टीवी ने खास बातचीत की। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है और लगभग इस चुनावी समीकरण में, चुनावी बिसात पर अपनी अपनी गोटियां बिछा दी हैं। सब अपने अपने स्तर से लोगों ने तैयारी कर ली है, चाहे क्षेत्रीय हो चाहे राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां हों। कुछ पार्टियों ने तो गठबंधन भी कर रखा है, जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसको घेरने के लिए, और इसके लिए तमाम रणनीति लोग बना रहे हैं। उसमें तमाम जो पार्टियां, हालांकि अभी पूरी तरह तस्वीर साफ नहीं हुई, अभी चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई, अभी तिथि भी नहीं निकल कर आई है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो तैयारी है 2024 की, सब लोगों ने अपने अपने स्तर से कर रखी है। और तमाम वो प्रत्याशी जो, हालांकि अभी प्रत्याशियों की घोषणा नहीं, कुछ ऐसे प्रत्याशी हैं जिनको ये विश्वास है कि वो अपनी पार्टी से लोकसभा चुनाव के मैदान में रहेंगे, वो अपने अपने हिसाब से, अपने अपने स्तर से अपनी चुनावी ज़मीन तैयार कर रहे हैं और अपने लिए लोगों से समर्थन जुटाने में प्रयास कर रहे हैं। तो हालांकि अभी तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, कुछ छोटी पार्टियां हैं जिनके मंसूबे साफ हैं, जिनके जहां तक एक तरह से देखा जाए तो चुनावी विसात लगभग साफ है। हालांकि उनकी अभी कोई अलायंस नहीं हुई, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं अपने कैंडिडेट खड़ा करेंगे। ऐसे ही हमारे साथ एक पार्टी से आज हम आपको रूबरू कराते हैं। नौशाद आजम खान जी हैं, जो सिद्धार्थनगर से लोकसभा क्षेत्र 60 डुमरियागंज से पीस पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं और मैदान में लोगों के बीच में जा रहे हैं। तो क्या है आपकी स्ट्रेटजी, और क्या आपकी पार्टी अभी कहीं किसी से अलायंस करेगी या सिंगल मैदान में उतरेगी, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी शुक्रिया। जैसा कि ये सुनने में आया है और पता चला है कि पीस पार्टी की तरफ से आप लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी हो सकते हैं, तो क्या इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, हम पीस पार्टी को 13 अगस्त को पीस पार्टी ज्वाइन किए थे और 21 तारीख को फिर डॉक्टर आयुब साहब सर्जन ने हमको पार्टी का कैंडिडेट घोषित कर दिया और बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने घोषित किया है। अब हमारी पार्टी का ऐसा सवाल है कि हमारी पार्टी कितना संवेदनशील है चुनाव को लेकर के, कि चुनाव से 6 महीने पहले लोकसभा डुमरियागंज से हमको कैंडिडेट बना दिया और बनाने के बाद कहा कि आप पूरी तैयारी कीजिए। उसी कड़ी में हम इटवा विधानसभा, सोहरतगढ़ विधानसभा, डौगढ़ विधानसभा, बासी विधानसभा, डुमरियागंज विधानसभा, सभी विधानसभाओं में हम अलग अलग पार्टियों के कार्यकर्ताओं से संपर्क करते हैं कि राजनीति में कोई अस्थायी रूप से दोस्त दुश्मन नहीं होता है। तो जो सपा, बसपा या कांग्रेस के लोग हैं, उनसे मेरी बात होती है। वो हमको आश्वासन भी देते हैं कि आप चूँकि 6 महीना पहले आप घोषित हो गए, आप प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो ये मेहनत आपकी रंग लाएगी और हम आपके साथ रहेंगे। ये हमको आश्वासन मिल रहा है और हमको पूरी उम्मीद है कि चुनाव डुमरियागंज ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में पीस पार्टी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेगी और चुनाव का परिणाम ही बताएगा कि कितनी मजबूती से हमारी पार्टी। ठीक है, वो अलग बात है कि आप चुनाव मैदान में आएंगे, पूरी मजबूती के साथ आपकी पार्टी लड़ेगी और आप अपने व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर, चूंकि आप लोकल के रहने वाले हैं, तो व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर जिले वासियों को आप अपनी तरफ से मोड़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी की हाल की बात है, तमाम जो सत्तारूढ़ भाजपा है
उस हिसाब से अगर देखा जाए तो भारतीय राजनीति में सबसे मजबूत दल बन के उभरी है और सत्ता पर काबिज है, और उसको सत्ता से बेदखल करने का हर पार्टी प्रयास कर रही है। इसमें तमाम आप देख पा रहे हैं, इधर बीच में तमाम अलायंस भी हुआ है जिसको इंडिया नाम दिया गया है। तो क्या आपकी पार्टी भी उस अलायंस में शामिल हो सकती है या सेपरेट लड़ेगी? देखिए, जहाँ तक अलायंस का सवाल है तो उस अलायंस में जो इंडिया अलायंस है वो तो मुस्लिम लीडरशिप वाली पार्टी जो है उसको उन्होंने अछूत बना दिया है। ना पीस पार्टी को बुलाया, ना MIM को बुलाया और ना UDF को बुलाया। वो मुस्लिम वोट को तो चाहते हैं लेकिन मुस्लिम लीडरशिप को तस्लीम नहीं करना चाहते हैं। और हमारी जो लड़ाई है खासकर से पीस पार्टी की कि हमको भागीदारी चाहिए, और जो भागीदारी देगी चाहे वो NDA हो या इंडिया हो या बसपा हो, हमको किसी से कोई परहेज नहीं है। मुस्लिम समाज की भागीदारी जो सुनिश्चित करेगी पार्टी, हम उससे अलायंस करने के लिए तैयार हैं। यानी अभी भी अलायंस के, यानी आपकी पार्टी की तरफ से अलायंस के रास्ते अभी भी खुले हैं? बिल्कुल बिल्कुल, अलायंस के लिए सभी विकल्प खुले हैं, हम पूरी तरह से तैयार हैं। अगर अलायंस पार्टियां करती हैं तो हमारी कोई बहुत बड़ी शर्त नहीं, सिर्फ शर्त इतनी है कि हमारे समाज को बराबर की हिस्सेदारी मिले, उनको समाज में, शासन सत्ता में, बल्कि नौकरी में, हर स्तर पर उनको भागीदारी मिले। उस भागीदारी के लिए हम संघर्ष करते हैं और संघर्ष करते रहेंगे। ठीक है, अगर अलायंस हुई तो जो भी अलायंस से जो भी कैंडिडेट आएगा आपका सपोर्ट उसको होगा, बट अगर अलायंस नहीं हुई तो पीस पार्टी अपने बलबूते पर किस तरह चुनाव लड़ेगी? पीस पार्टी उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, अपने दम पर लड़ेगी। अपने दम नहीं, बल्कि छोटे छोटे जो क्षेत्रीय दल हैं, चाहे वो लोधी समाज की पार्टी का हो, चाहे वो अम्बेडकर समाज पार्टी का हो, ऐसे छोटे छोटे 5-6 दल हैं, MIM है, UDF है, इनसे लगभग अलायंस हमारा तय है। और हम इन अलायंस के साथ पूरी ताकत से लड़ेंगे, और पूरी ताकत से लड़ेंगे नहीं, इनको चुनाव में पता चल जाएगा कि ये छोटी पार्टियों में कितना दम है। तो हमारे थोड़ा दर्शकों को आप ये क्लियर करिए कि जैसे कि अभी आपने कहा कि पीस पार्टी ने आपको प्रत्याशी भी घोषित कर दिया, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है अयूब साहब, डॉक्टर अयूब साहब, लेकिन उसके अलावा आप अभी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं अलायंस के विकल्प खुले हुए हैं, और तमाम छोटे दलों, अगर बड़े दलों में हम नहीं जाते तो छोटे दलों के साथ अलायंस करके आएंगे। तो उसके बाद भी क्या ये जो अनाउंसमेंट हुआ है कि आप प्रत्याशी रहेंगे, क्या ये रहेगा? देखिए बताइए, जो बड़े दल हैं अगर उनसे गठबंधन हुआ तो गठबंधन के ऊपर निर्भर करेगा। जैसा अलायंस होगा, कितनी सीटें मिलेंगी, कितनी नहीं सीटें मिलेगी, कौन सी मिलेगी, कौन नहीं मिलेगी, वो तो डॉक्टर अयूब साहब उस पर निर्णय लेंगे। लेकिन जो छोटे दलों से अलायंस का सवाल है उसमें डुमरिया का सीट फाइनल है, उसमें हमको चुनाव लड़ना है, इसमें कोई दो राय नहीं। जिस हिसाब से भाजपा की पॉपुलैरिटी है, जिस हिसाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी है, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री योगी की भी पॉपुलैरिटी है, इवन देश में नहीं विदेशों में भी इनकी पॉपुलैरिटी है, उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ कि उस पॉपुलैरिटी के अगेंस्ट ये पीस पार्टी कितना जो है इम्पैक्ट डाल पाएगी? वो उनकी पॉपुलैरिटी है, वो ठीक है, देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन महंगाई तो एकदम चरम सीमा पे है, जनता खूब उसमें झेल रही है। गैस सिलेंडर 450 से लेकर के 1000 पहुंच गया, 1200 पहुंचा, फिर 200 छूट गया, डीजल महंगे हो गए हैं, लेकिन महंगाई तो एकदम चरम सीमा पे है, जनता खूब उसमें झेल रही है। गैस सिलेंडर 450 से लेकर के 1000 पहुंच गया, 1200 पहुंचा, फिर 200 छूट गया, डीजल महंगे हो गए, पेट्रोल महंगे हो गए, शिक्षा की दुर्दशा है, लाइट की दुर्दशा है, सड़कें बदहाल हैं, सड़कें में गड्ढा नहीं है बल्कि गड्ढे में सड़क बनी हुई है। और कुछ सड़कें तो ऐसी हैं जिसका मैं नाम ले लूँ, जो डुमरियागंज से लेकर के भदोखर मार्ग है, इसमें तो चलना दूभर है, और जो बिस्कुहार से लेकर बेलहासा मार्ग है उस पर चलना दूभर है, जो डुमरियागंज से लेकर के ऊंचडी की तरफ सड़क जाती है उस पर भी चलना दूभर, आप साइकिल से नहीं चल सकते हैं। इन सड़कों की बदहाली ही उनको ले डूबेगी, उसमें जनता ही उनसे नाराज है, और जनता की नाराजगी ही उनको सबक सिखाएगी, यही हम लोग उम्मीद करते हैं। अच्छा ठीक है, अगर पीस पार्टी के तरफ से आप जो है प्रमोट किए जाते हैं, आप प्रत्याशी के तौर पर आते हैं और सपोज दैट आप विजयी हो जाते हैं, तो आपकी प्रायोरिटी क्या होगी, क्या प्राथमिकता है? कि हम, अगर जनता ने मौका दिया और हमको लोकसभा में चुनकर भेजा, और परिस्थिति ऐसी बन गई कि बिना पीस पार्टी के सरकार नहीं बनेगी, तो सरकार में हम शामिल भी होंगे, और सरकार में शामिल होने के बाद इस क्षेत्र की जनता के लिए मेन चीज़ तो शिक्षा है। कोई बहुत बढ़िया डिग्री कॉलेज नहीं यहाँ है, और मेडिकल कॉलेज नहीं, डॉक्टर अयूब साहब मेडिकल कॉलेज बनवा रहे हैं, खलीलाबाद में बन रहा है, और सड़कें और बिजली ये मूल समस्या है, पानी की मूल समस्या है, और दूसरे मेन समस्या जो असली है वो भागीदारी का है।
जो अति पिछड़ा है, अति दलित है, मुस्लिम समाज है, उसको भागीदारी नहीं मिल रही है। उसको भागीदारी देने के लिए हम दृढ़ संकल्प हैं। एज ए पीस पार्टी आप देश को कैसा चलाने चाहते हैं कि देश जो इकोनॉमी है इसकी ग्रोथ करे, देश एक डेवलप कंट्री बन सके? आप एज ए पीस पार्टी के कैंडिडेट के तौर पर आप क्या देख पा रहे हैं? देखिए, इकोनॉमी तो गिरने का कारण ये सरकार की गलत नीतियाँ ही हैं। अगर इन्होंने अंबानी और अडानी का इतना कर्जा लंबा माफ ना किया होता तो ये दुर्दशा हमारे देश की नहीं होती, इतनी महंगाई नहीं आती। अब कुछ लोग रुपया लेकर के हमारे देश का भाग के विदेशों में बस गए, वो भी महंगाई का एक कारण है। मेन महंगाई कारण वो भी है। और दूसरे महंगाई कारण जो है ये इनका जो इनके चहेतों को ठीका पट्टा देना, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, या स्टेडियम बेच देना, या रेलवे बेच देना, या प्राइवेटाइजेशन करने का जो प्राइवेट कर रहे हैं, उससे 3 नुकसान है। एक तो नुकसान है कि हमारा रिजर्वेशन दलितों को खत्म हो रहा है। दूसरे, वो प्राइवेट कंपनी अगर नफा कमा रही है तो सरकार क्यों नहीं कमाती? सरकार भी कमा सकती है, तो उससे हमारी कमाई बंद हो रही है। प्राइवेट लोग कमाएंगे पैसा, तो इस देश की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार ये सरकार है। अगर हम सरकार में शामिल होंगे तो पहले प्राथमिकता के आधार पर इस देश में महंगाई कम करने की व्यवस्था होगी। इस देश में शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधा। आप कह रहे हैं कि सरकार ने अर्थव्यवस्था को डुबो दिया, जबकि तमाम अर्थशास्त्रियों का कहना है कि हम इस समय दुनिया में 5वें नंबर पर हैं। तो कैसे आप कह सकते हैं? ये तो आंकड़े इनके हैं, आंकड़े बता रहे हैं, ठीक है, ये 5वें स्थान पर है। हमारी करेंसी कितना डाउन हो गई है? अब हम करेंसी भी तो देखेंगे। हम डॉलर के मुकाबले में हमारी करेंसी कितना डाउन हो गई है? तो जब करेंसी डाउन हमारी होगी तो जाहिर सी बात है, हम जब करेंसी डाउन होगी तो हमारा डीजल भी महंगा होगा, पेट्रोल भी महंगा होगा, जो विदेशों से हम सामान खरीदेंगे सब महंगे हमारे होंगे। तो मेन तो हमको करेंसी को संभालना चाहिए ना। अगर करेंसी हमारी महंगी हो जाएगी तो ऑटोमेटिक महंगाई कम हो जाएगी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत बधाई। आप थे जो है नौशाद आजम खान जी, जो पीस पार्टी से उम्मीदवारी के तौर पर ताल ठोक रहे हैं लोकसभा 60 डुमरियागंज क्षेत्र से। और आप कह रहे हैं कि अगर छोटी पार्टियों से अलायंस होगा तो आप कैंडिडेट के तौर पर यहाँ प्रमोट किए जाएंगे और यहाँ चुनावी मैदान में रहेंगे, और अगर बड़ी पार्टियों से अलायंस होता है तो संभवतः वो समीकरण दूसरे बनेंगे। लेकिन हालांकि आपने अपनी तैयारी शुरू कर दी है और जो जनता के बीच में आप अपनी नीतियों को लेकर जा रहे हैं, जो भी आपकी पार्टी की नीतियाँ हैं, उस आधार पर अपने और पार्टी के समर्थन में लोगों के पास जा रहे हैं और समर्थन जुटाने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अलीगढ़ में अतीक अहमद का खौफ कम होने का नाम नहीं ले रहा। यही वजह है कि अलीगढ़ जिले में व्हाट्सएप पर अतीक अहमद की फोटो लगाकर गैंग चलाने वाले दबंग भूमाफियाओं द्वारा हिंदू समाज के एक युवक के प्लॉट पर गुंडे के दम पर जबरन कब्जा करने का मामला सामने आया है। मामले में मुस्लिम समुदाय के साथ भूमाफियाओं के खिलाफ पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर अंतरौली थाने में कई संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। वहीं जमीन पर कब्जा करने वाले खुद को अतीक अहमद का रिश्तेदार बताता है। पीड़ित ने उसके प्लॉट पर जबरन कब्जा करने की कोशिश करने वाले दबंग भूमाफियाओं के खिलाफ दर्ज मुकदमा करवाया है। पुलिस क्षेत्र अधिकारी अतरौली मोहसिन खान का कहना है कि पीड़ित ने शिकायत दर्ज करवाई है कि दबंगों ने अपने मोबाइल पर तथाकथित व्यक्ति की डीपी लगाकर जमीन कब्जाने का प्रयास किया है। इस मामले में दबंग के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और मेरा भाई अतरौली अपनी जगह पे, पिताजी की जगह पे गए थे, तो वहाँ पे कुछ अतीक माफिया के जो हैं गुंडे, उन्होंने क्या कहते हैं, हम पे क्या कहते हैं, बदतमीजी बोली तो बोला कि सरकारी जगह पे कब्जा कर रहे हैं। एक इनकी क्या कहते हैं, अतीक अहमद की बहन जो अतरौली की शादी हुई है, लोगों के सभी रिश्तेदार हैं, ये अपनी मोबाइल पे अतीक अहमद की डीपी लगाते हैं और वहाँ पे धमकी देते हैं कि हम यहाँ पे अवैध कब्जा कर लेंगे। इन्होंने इस तरीके से हमारे प्लॉट पर कब्जा कर रखा है और सरकार से हमारी गुहार है कि हमारी रक्षा करें। इन लोगों से ये गुंडा माफिया से रिश्ते और इनके खिलाफ अतरौली थाने में एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें 7 लोग नामजद हैं और उम्मीद है कि पीड़ित बच्चों को कहीं ना कहीं न्याय मिलेगा। थाना अतरौली पर मुकदमा अपराध संख्या 844/23 पंजीकृत किया गया है, जिसमें वादी द्वारा शिकायत की गई है। प्रतिवादी ने अपने मोबाइल पर तथाकथित व्यक्ति की व्हाट्सएप डीपी लगाकर जमीन कब्जा करने की प्रयास किया गया है। उक्त प्रकरण में प्रतिवादी का दिनांक 22 नवंबर 2023 को शांति व्यवस्था भंग करने के मामले में चालान किया गया है। प्रकरण में राजस्व विभाग से समन्वय कर आवश्यक वैधानिक। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में नकली पनीर की फैक्ट्री पर छापेमार कार्रवाई की गई है। फैक्ट्री में केमिकल्स का इस्तेमाल कर मिलावटी नकली पनीर बनाया जा रहा था।
एसडीएम सदर गुलाब चंद के नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। कार्रवाई के दौरान नायब तहसीलदार, फूड विभाग की टीम, थाना अध्यक्ष नगर संतोष कुमार समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। कार्रवाई में भारी मात्रा में नकली पनीर बरामद हुआ है। उत्तर प्रदेश के जालौन में प्रशासनिक अधिकारियों ने एआरटीओ कार्यालय में छापेमारी की है। एडीएम नमामि गंगे और सिटी मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। एडीएम के साथ पहुंची पुलिस ने एआरटी कार्यालय से 3 संदिग्ध लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। कार्यालय में लगातार बाहरी लोगों की दखलंदाजी की शिकायत एडीएम से की गई थी। शिकायतें प्राप्त हो रही थी, लोग अनावश्यक लोग यहाँ पे दखलंदाजी देते हैं। इसके संबंध में जिलाधिकारी महोदय के आदेश नहीं उठाया नहीं गया, पूछताछ की गई। पुलिस ने 2-3 लोगों को उठाया, जो लोग छुप रहे थे, भाग रहे थे, ऐसे लोगों को पकड़ा गया। यूपी की सियासत में एक बार फिर जातीय जनगणना का मुद्दा तेजी से उठने लगा है। बिहार के बाद देश के बाकी राज्यों में भी जातीय जनगणना की बात उठने लगी है। इसी पर अब यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक बार फिर जातिगत जनगणना पर बयान दिया है। अखिलेश ने कहा कि मुझे खुशी है कि देश के बहुत सारे राजनीतिक दल जातीय जनगणना के पक्ष में खुलकर सामने आए हैं, क्योंकि जातीय जनगणना के बिना सामाजिक न्याय संभव नहीं है। मुझे खुशी इस बात की कि देश के बहुत सारे राजनीतिक दल जाति जनगणना के पक्ष में खुल करके सामने आए और जाति जनगणना के बिना सामाजिक न्याय संभव नहीं है। सामाजिक न्याय के लिए और सबको बराबर लाने के लिए आरक्षण जरूरी है और जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान में जो व्यवस्था की है, उस व्यवस्था के तहत ही सब बराबर हो सकते हैं। यूपी विधानसभा का 4 दिवसीय सत्र आज से शुरू हो गया है, लेकिन सत्र के शुरू होते ही विपक्ष ने सियासत भी शुरू कर दी है। इस सत्र में कई नए नियम लाए गए हैं, जैसे अब से विधायक फोन और बैनर सदन में नहीं ले जा पाएंगे, जिसके बाद से ही विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेरने में जुटा है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने सदन को चलाने में विपक्ष के सहयोग की मांग की है। इस शीतकालीन सत्र है, इसमें अनुपूरक बजट के साथ ही विधायी कार्य जो लंबित हैं वह भी पूरे होंगे। उत्तर प्रदेश विधानमंडल ने अपनी कार्रवाई को सुचारू रूप से संचालित करने, गरिमापूर्ण तरीके से संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली को पुष्ट करते हुए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर पिछले 6.5 वर्ष से चर्चा परिचर्चा को आगे बढ़ाने में एक नई सफलता प्राप्त की है। पिछले 6.5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश विधानमंडल में लोकतंत्र की सच्ची भावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए संवाद परिसंवाद को पुष्ट करते हुए आगे बढ़ी है। वह लोगों के लिए कौतूहल और आश्चर्य का विषय भी बना हुआ है। उत्तर प्रदेश के जालौन में पुलिस लाइन में पुलिस कर्मचारियों की सुविधा के लिए एटीएम मशीन लगाई गई, जिसका उद्घाटन एसपी इरज राजा ने एटीएम का किया। एटीएम के शुभारंभ से पुलिस कर्मचारियों को सैलरी निकालने में काफी मदद मिलेगी। आपको बता दें कि एसपी के अथक प्रयास से बैंक कर्मचारियों ने एटीएम स्थापित किया है। उरई की पुलिस लाइन के पास इस एटीएम का शुभारंभ किया गया। पुलिस लाइन में पुलिस कर्मचारियों को सुविधा प्रदान करने के लिए एक एटीएम का इनोवेशन था, जिसको इस्तेमाल किया बैंक ऑफ बड़ौदा में, और इसमें यहाँ के कप्तान साहब की राजा साहब का जो है बहुत बड़ा योगदान रहा है। उनके अथक प्रयास से बैंक ने यहाँ पे एटीएम लगाया। यहाँ पे लगभग 2500 पुलिसकर्मियों के खाते हमारे बैंक में हैं, जिसकी सैलरी आती है पूरे जालौन जिले की। उनकी सुविधाओं के लिए यहाँ पे एटीएम लगाना बहुत जरूरी था, जिसको बैंक ने यहाँ इम्प्लीमेंट किया। इसमें हमारे उच्च अधिकारी श्री के महतो का योगदान काफ़ी सराहनीय है। इसमें इनके अथक प्रयास के लिए फायदा हुआ। अच्छा, कहाँ लगाया गया ये पुलिस लाइन के। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहें नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।